आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 22 जून 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने आखिर क्यों किया इस्तीफे का ऐलान। ब्रिक्स मीटिंग में चीनी फॉरेन मिनिस्टर के सामने अमेरिका को ईरान ने दी जंगी वार्निंग। हमारी फौजें पूरी तरह अलर्ट। ईरानी एयर डिफेंस के कमांडर ने दुश्मन को क्यों दे डाली सख्त धमकी। सीजफायर की कोशिशों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने आखिर कहां दी आईडीएफ को हमला करने की खुली छूट। अहमद अल-शरा के ऐलान के बाद लेबनान के प्राइम मिनिस्टर आखिर क्यों हो गए सीरिया के प्रेसिडेंट के मुरीद। तुर्की के कार्गो शिप पर किसके ड्रोन हमले में हुई मिस्र के क्रू मेंबर की मौत। मिडिल ईस्ट में जंग के बाद आखिर कौन सा अरब मुल्क भारत से खरीदने जा रहा ब्रह्मोस मिसाइल। और कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो का बेहद संगीन इल्जाम। कहा हमारे इलेक्शन सॉफ्टवेयर के साथ इसराइल ने की छेड़छाड़। ये थी हेडलाइंस और इनके अलावा भी कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। ताज़ा खबरें लाने में थोड़ी देर हो जाती है। शुरुआत पहली खबर के साथ। ब्रिटेन की सियासत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बाकायदा आज इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। हालांकि नया प्राइम मिनिस्टर चुने जाने तक वो अपने ओहदे पर बने रहेंगे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करते रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक लगातार गिरती मकबूलियत और बढ़ते सियासी प्रेशर के बाद उन्होंने ये फैसला किया। कीयर स्टारमर ने कहा कि जब उन्होंने लेबर पार्टी की कमान संभाली थी तब पार्टी सियासी और अखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुकी थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने पार्टी से यहूदी मुखालफत के जहर को निकालने का काम किया। दोस्तों, पिछले इलेक्शन में लेबर पार्टी की बड़ी जीत के बाद कीयर स्टारमर करीब 2 साल से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इस दौरान उनकी मकबूलियत, उनकी शोहरत लगातार गिरती चली गई। बढ़ते सियासी दबाव के बीच अब उन्होंने अपने ओहदे से हटने का फैसला कर लिया है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि लेबर पार्टी अपना नया लीडर किसे चुनती है और ब्रिटेन का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो चुका है। बातचीत भी आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की तरफ से लगातार एक ही बात दोहराई जा रही है। अगर किसी ने समझौते का फ़ायदा उठाकर हमला करने की कोशिश की तो जवाब पहले से भी ज़्यादा सख्त मिलेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान को किसी नई चाल की भनक लग चुकी है, कोई इन्फॉर्मेशन है उसके पास, या फिर कोई हमला हो सकता है, या फिर उसे डर है कि बातचीत की आड़ में वही खेल दोबारा खेला जा सकता है जो पहले खेला जा चुका है 2 बार। आइए समझते हैं कि 22 जून को आई ये खबर क्या कह रही है। 22 जून की देर शाम को रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी गदीर निज़ामी ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत अपनी जगह है, लेकिन ईरान की फ़ौज पूरी तरह अलर्ट है और किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी सिक्योरिटी को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 1 साल में अमेरिका और इसराइल 2 मरतबा ऐसे मौक़ों पर ईरान पर हमला कर चुके हैं जब बातचीत चल रही थी। यही वजह है कि ईरान अब भी अमेरिका पर पूरा भरोसा करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, इस खबर में एक और बहुत अहम बात भी है जिस पर शायद ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। ईरान की ये सख्त वार्निंग ऐसे वक्त पर आई है जब ईरान के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मिस्टर गदीर निज़ामी भारत की दारुल हुकूमत नई दिल्ली में ब्रिक्स मीटिंग के दौरान चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मुलाकात कर रहे थे, यानी चाइना के ऑफिशियल की मौजूदगी में। धमकी दी गई, यानी ईरान ने चीन के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक अफसरों में से एक की मौजूदगी में अमेरिका और इसराइल दोनों को साफ पैगाम दे दिया है कि बातचीत अपनी जगह है, लेकिन अगर फिर से किसी ने हमला करने की गलती की तो ईरान जवाब देने में कोई देर नहीं करेगा और जवाब भी शानदार होगा। दोस्तों, बात सिर्फ एक वार्निंग तक महदूद नहीं रही। 22 जून की शाम ईरान की तरफ से एक और बड़ा पैगाम आया। इस वार्निंग को भी सुन लीजिए। ईरान के ख़त्म अल अंबिया एयर डिफेंस हेडक्वार्टर के कमांडर ने कहा कि ईरान की तमाम मुसल्लह फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं और दुश्मन की किसी भी चाल या किसी भी मुमकिना सिनेरियो का जवाब देने के लिए ईरानी फोर्सेस हर वक्त अलर्ट पर हैं। यानी एक तरफ बातचीत जारी है, दूसरी तरफ ईरान अपनी फौजी तैयारियों में कोई ढील देने के मूड में नहीं है। इससे साफ है कि अब भी इस बात का इम्कान हो सकता है कि हालात कभी भी बदल सकते हैं।
यही वजह है कि डिप्लोमेसी के साथ साथ ईरान अपनी मिलिट्री तैयारी भी पहले की तरह पूरी तरह बरकरार रखे हुए है और हर वक्त चौकन्ना है। बढ़ते हैं आगे। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ को लेबनान में एक्शन करने की फुल फ्रीडम दे दी है, खुली छूट, पूरी आज़ादी। यानी अब इसराइली फ़ौज पर कोई बंदिश नहीं है। इससे नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट के हालात जल्द बदलने वाले हैं, क्योंकि ईरान की शर्त के बिल्कुल ये बरअक्स बात है। लेबनान को लेकर नेतन्याहू ने एक और ऐसा बयान दे दिया जिससे साफ लग रहा है कि इसराइल फ़िलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका, ईरान, कतर और लेबनान सीज़ फायर को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 22 जून की रात को आई ये रिपोर्ट बताती है कि नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि जनूबी लेबनान में मौजूद इस्राएली फ़ौज पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है और उसे कार्रवाई की यानी हमले करने की पूरी छूट दे दी गई है। उसने कहा, नेतन्याहू ने, कि जनूबी लेबनान में मौजूद इस्राएली फ़ौजी अपने लिए या इसराइल के नॉर्दर्न इलाकों के लिए किसी भी ख़तरे को रोकने के लिए जब चाहें हमला कर सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी दोहरा दिया कि जनूबी लेबनान के कब्ज़े वाले सिक्योरिटी जोन में बने रहने का उसका फ़ैसला नहीं बदला है और इस्राएली फ़ौज वहाँ उतने ही वक्त तक रहेगी जितने वक्त तक वो ज़रूरी समझेगी। यानी ट्रंप कुछ भी कहें, ईरान चाहे जितनी वार्निंग दे दे, मुर्गा एक ही टांग का है। नेतन्याहू कह रहा है लेबनान नहीं छोड़बे और वो बना रहेगा भाई। बढ़ते हैं आगे। लेबनानी हुकूमत अहमद अल-शरा के एक फ़ैसले की मुरीद हो गई। कह रही वाह भैया, अल हबीबी तुर्रा तुर्रा, क्या बात कही है। लेबनान के ख़िलाफ़ जंग में डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीरिया को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीरिया ने साफ कर दिया कि वो इस आग में कूदने वाला नहीं है। ये खबर हमने आपको बताई थी। अब इस पर रिएक्शन आया है। लेबनान ने भी सीरिया के इस फैसले की खुलकर तारीफ़ की है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नवाफ सलाम ने सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर असद अल शैबानी से फ़ोन पर बात की। दोनों लीडर्स के दरमियान रीजन के बदलते हालात पर बात हुई। ये बातचीत ऐसे वक्त हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अगर इसराइल हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ अपने मकसद पूरे नहीं कर पाया, हिजबुल्लाह को नहीं मिटा पाया, तो सीरिया ये काम कर सकता है, यानी अहमद अल-शरा की हुकूमत और उनकी फ़ौज। लेकिन सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा ने ट्रंप की इस बात को साफ तौर पर ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि सीरिया लेबनान में किसी भी तरह की मिलिट्री दखलंदाजी नहीं करेगा, बल्कि रीजन में अमन के लिए सिर्फ सियासी, डिप्लोमेटिक और इकनॉमिक रास्ते पर ही चलेगा। और अहमद अल-शरा ने यह भी कहा कि ज़रूरत पड़ी तो हम हिजबुल्लाह से भी बातचीत करेंगे, हम लड़ेंगे क्यों। इसके बाद लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नवाफ सलाम ने अहमद अल-शरा के इस रुख की तारीफ़ की और कहा कि सीरिया ने एक भाईचारे वाला और साफ स्टैंड लिया है, यानी ट्रंप की बात को नहीं माना, लेबनान के हिजबुल्लाह से नहीं लड़ेगा। यानी ट्रंप की कोशिशों के बावजूद फ़िलहाल लेबनान की जंग से दूर रहने का फ़ैसला कर चुके अहमद अल-शरा की लेबनान की हुकूमत तारीफ़ कर रही है। रूस और यूक्रेन की जंग एक बार फिर से तेज़ होती दिखाई दे रही है। ताज़ा हमलों में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर रूसी हमलों के बाद कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 48 लोग ज़ख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें जान और माल का बड़ा नुकसान हुआ। ये खुद यूक्रेनी अखबार कह रहा है। उधर यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों पर सख्त रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि इस जंग की कोई वजह नहीं बची है और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंसानी जानों की कोई कद्र नहीं करते। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये जंग अब फ़ौरन ख़त्म होनी चाहिए। उनके मुताबिक ये टकराव अब 5वें साल में दाखिल हो चुका है और बड़े पैमाने पर चल रही ये जंग पहली वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ज़ेलेंस्की ने तंज करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे रूस इसे दूसरी वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा लंबा चलाना चाहता है। लेकिन ज़ेलेंस्की के बयान में वो ख्वाहिश छुपी है और कह रहे हैं कि ये जंग बंद होनी चाहिए। तो क्या यूक्रेन रूस की शर्तें मान लेगा? क्या नेटो ने जो स्टैंड ले रखा है यूक्रेन उससे अलग स्टैंड लेगा? नहीं लगता। बढ़ते हैं आगे। रूस और यूक्रेन की जंग का असर अब कारोबारी जहाज़ों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। ताज़ा मामले में रूस के एक ड्रोन हमले के बाद तुर्की के एक कार्गो शिप में आग लग गई। इस हमले में एक मिस्री क्रू मेंबर की मौत हो गई, जबकि बाकी 8 लोगों को अपनी जान बचाने के लिए लाइफ राफ्ट के सहारे समंदर में उतरना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक
पनामा के झंडे वाला तुर्की का कार्गो शिप विक्ट्रेस यूक्रेन की तरफ जा रहा था। इसी दौरान उस पर रूसी ड्रोन हमला हुआ। हमले में जहाज़ पर काम कर रहे 58 साल के एक मिस्री खानसामे की मौत हो गई। खानसामा की आग फैलने के बाद तुर्की और भारत के सिटीजन समेत 8 क्रू मेंबर्स को लाइफ राफ्ट के ज़रिए जहाज़ छोड़ना पड़ा, समंदर में कूदना पड़ा। हमले में जहाज़ को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है कि अब वो सफ़र करने के काबिल नहीं रहा। उधर यूक्रेन की नेवी ने कहा है कि हमला इंटरनेशनल समुद्री कानून की खुली खिलाफ वर्जी है और इससे एक बार फिर ये साबित होता है कि रूस के हमलों की वजह से आम कारोबारी जहाज़ भी अब ख़तरे में है। मिडिल ईस्ट की जंग के बाद अब यूएई अपनी मिलिट्री ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने में जुट गया है। इसी सिलसिले में भारत और यूएई के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान ये बातचीत अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये रिपोर्ट 22 जून को आई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यूएई सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल ही नहीं बल्कि भारत के आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम में भी दिलचस्पी दिखा रहा है। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में हालिया जंग और रीजन में बढ़ती टेंशन के बाद यूएई अपने हथियारों का ज़ख़ीरा मजबूत करना चाहता है। ऐसे में भारत के एडवांस मिलिट्री सिस्टम उसकी पहली पसंद बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर ये डील पूरी हो जाती है तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए इसे एक बड़ी कामयाबी माना जाएगा। दूसरे मुल्कों में हमले करने का इल्ज़ाम झेलने वाले इसराइल पर अब एक मुल्क के इलेक्शन में भी गड़बड़ करने का इल्ज़ाम लग गया है। फ़लस्तीन के हिमायती और कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ने अपने मुल्क के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि इसराइल ने कोलंबिया के इलेक्शन में दखल अंदाजी की और वोटों की गिनती के दौरान गड़बड़ी की गई। गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि शुरुआती नतीजों में अबेलार्दो दे नाम के जो कंटेंडर हैं उनको 49.3% और गुस्तावो बोलीवार सेपेदो को 49% वोट मिले हैं। ऐसे में जब तक ऑफिशियल जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को भी जीतने वाला करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि नेशनल रजिस्ट्री के सर्वर के आईपी एड्रेस में बदलाव किए गए, जिससे शक पैदा होता है कि इलेक्शन में इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ हुई। वोटिंग मशीन ही नहीं, सॉफ्टवेयर में ही छेड़छाड़। इसी वजह से कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने पूरे इलेक्शन की मुकम्मल ऑडिट और दोबारा गिनती की मांग की है ताकि ये साफ हो सके कि वोटिंग का नतीजा सही है या नहीं। गजा से एक और दर्दनाक खबर सामने आई है। इसराइल ने कई महीनों तक अपनी जेलों में बंद रखने के बाद आज 22 जून को 7 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें सीधे अस्पताल ले जाना पड़ा। वो रिहाई के बाद अस्पतालों में कैद हो गए। 22 जून को आई रिपोर्ट के मुताबिक इन 7 फ़लस्तीनियों ने इसराइली जेलों में कई महीने गुजारे। रिहाई के बाद सामने आई तस्वीरों में उनकी हालत बेहद ख़राब दिखाई दी। बताया गया कि लंबे वक्त तक भूखा रखने और जिस्मानी जुल्म की वजह से उनकी सेहत पर बुरी तरह से असर पड़ा है। सेहत ख़राब हो चुकी है। इसी वजह से गज़ा पहुंचते ही उन्हें सीधे अस्पतालों में दाखिल करवाया गया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया है। अब गज़ा के अस्पतालों की क्या कहानी है वो आप ही जानते हैं। कैसा इलाज मिलेगा पता नहीं। फ़िलहाल इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें बहुत सी थीं, दी जा सकती थी, लेकिन टाइम हो चला है। आप लोग सोते हैं, सोने का वक्त है, मैं तो जागता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। देर कुछ हो रही है उसके लिए माज़रत।